हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पे करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था जैसे कि मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, पोस्ट टर्मिनल क्या होता है और इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, यूपीआई क्या होता है। ये सब आप पिछले लेक्चर से कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं डिजिटल पेमेंट के। जैसे कि देखो, फास्टर होता है एक, तो ईजियर होता है और मोर कन्वीनियंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कभी भी अपनी सुविधा अनुसार बिना बैंक जाए हुए अपना ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। पर वन ऑफ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कैशलेस पेमेंट, यानी कि हमें इसमें एक तरीके से जैसे कि होता है ना कि पैसा कहीं ले जाने से, जैसे कि अपने कैश अगर अपने हैंड ओवर ले जा रहे हैं तो उसमें हमें गुम होने की या गिरने की जो संभावना होती है तो वो भी यहाँ से जो है वो दूर हो जाती है। तो कैशलेस पेमेंट होता है, यानी कि हमें एक तरीके से सामने वाले बंदे का प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे हम डिजिटली पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। दैट इज स्पीड अप पेमेंट प्रोसेस, यानी स्पीड अप का क्या मतलब हुआ? जब भी अगर हमें मान लीजिए किसी बंदे को पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए हमें क्या बैंक जाना पड़ेगा, तब उसके जो सारा प्रोसेस करना होगा फॉर्म फिलअप का, देन पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें काफ़ी सारा समय लगता है। बट अगर मान लीजिए हमें डिजिटल पेमेंट करना है तो तुरंत से हमें लेस देन 1-2 मिनट हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देयर इज नो नीड टू फिल इन लेंथ इन्फॉर्मेशन। देखो, लेंथ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? बैंक जाकर अगर हम एक तरीके से ऑफलाइन तरीके से अगर हमें पेमेंट करना है तो वहाँ पे हमें सारी जो है वो इसके इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी होती है, ठीक है ना, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। देयर इज ए नो नीड टू स्टैंड इन अ लाइन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन एटीएम, जहाँ पे हमें एक तरीके से लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कैरी कार्ड इन वॉलेट, ठीक है ना। वॉलेट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। आल्सो विद द मूव टू डिजिटल बैंकिंग सर्विस विल बी अवेलेबल टू कस्टमर ऑन। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा, अब हम अगर बैंक जाके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तब अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम बैंक जाके जो है परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो हम किसके पास जाएं अगर कोई प्रॉब्लम होती है? तो उसके लिए क्या है, कस्टमर केयर जो है वो 24 घंटे और 7 दिन जो है वो अवेलेबल होता है इसका, जो कि हमारे डिजिटली एक तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बेसिस एंड ऑल डे ऑफ ए ईयर, ठीक है ना, यानी कि 365-66 दिन जो वो अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे। बैंक की छुट्टी हो तो हम पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट अगर बैंक की छुट्टी नहीं है तो भी हम ऑनलाइन तरीके से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। और कस्टमर केयर भी जो वो हेल्प करते हैं हमें बैंक हॉलीडे में, ठीक है ना। मैनी सर्विस लाइक डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, ईटीसी वर्क ऑन देयर बेसिस। इस बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें जो काम करती है? डिजिटल वॉलेट, यूपीआई आईडी के थ्रू भी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकल एंड लेस ट्रांजेक्शन फीस, यहाँ पे जो है कम फीस देनी होती है हमें, ज़्यादा जो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है यहाँ पे। देयर आर मैनी पेमेंट ऐप एंड मोबाइल वॉलेट, यानी कि कई सारे मोबाइल वॉलेट और ऐप्स उपलब्ध हैं जहां से हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि भीम, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह। दैट डू नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ सर्विस फीस और प्रोसेसिंग फीस। ये जो ऐप होते हैं ये जो सर्विस चार्ज और प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं हमसे, ठीक है ना। फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड द यूपीआई इंटरफेस इज वन सच एग्जाम्पल वेयर सर्विस कैन बी यूटिलाइज बाई द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, वेरियस डिजिटल पेमेंट सिस्टम आर ब्रिंग डाउन कॉस्ट, जैसे कि देखो वी अवे डिस्काउंट एंड कैशबैक की सुविधा भी मिलती है हमें यहाँ पे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे कैशबैक की सुविधा भी मिलती है हमें। देयर आर मैनी रिवार्ड एंड डिस्काउंट ऑफर भी मिलते हैं हमें, जहाँ से क्या एक तरीके से पेमेंट तो हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लग रही और हमें ऊपर से उसमें एडवांटेज क्या मिल रहा है कि हमें रिवार्ड वगैरह पॉइंट वगैरह जो मिल जाते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है ना, कस्टमर को। यूजिंग डिजिटल पेमेंट एप्स एंड मोबाइल वॉलेट देयर आर अट्रैक्टिव कैशबैक ऑफर, मतलब कई सारे ऐप्स जो है वो अट्रैक्टिव कैश ऑफर देते हैं, जैसे कि गूगल पे में जो है वो पैसे मिलते हैं, गिवन बाई मैनी डिजिटल पेमेंट बैंक। दिस कम एज सून टू कस्टमर एंड आल्सो एक्ट द मोटिवेशनल फैक्टर टू गो कैशलेस। अब देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें रिवार्ड मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है पेमेंट ट्रांसफर करने पे, तो ये एक तरीके से मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। यहाँ से क्या एक तरीके से हमें लग रहा है कि बैंक जाके करेंगे तो हमें एक तरीके से टाइम भी की भी बर्बादी है और
प्रोसेसिंग भी थोड़ी मतलब जैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो प्रोसेसिंग तो चलो ऑटोमेटिकली होगी, बट अगर हम ऑनलाइन तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, फास्टली पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके साथ साथ हमें जो है वो कैशबैक भी मिल जाता है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन है, तो बंदा जो है वो एक तरीके से उत्सुक होता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, वन ऑफ द अदर बेनिफिट ऑफ गोइंग डिजिटल इज that all transaction record can be mentioned. Customer care customer can track each of every transaction that is mode, यानी कि हम चेक कर सकते हैं किस मोड से हमने ट्रांजेक्शन किया, नो मैटर हाउ स्मॉल ट्रांजेक्शन अमाउंट थी। जरूरी नहीं है कि हमने 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया या 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया हमने, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो भी जितना भी पेमेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका हमें सभी ट्रांजेक्शन की जो वो हम एक तरीके से उनको देख सकते हैं कि हमने किस मोड से ट्रांजेक्शन किया और कैसे हमने पेमेंट किया था, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, तो क्या क्या हेल्प जो है वो होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट क्या होता है। नेफ्ट में देखो, एक तो नेफ्ट होता है, एक आरटीजीएस होता है और एक आईएमपीएस होता है। डिफरेंस होते हैं ये। तो इसमें क्या क्या किसका कार्य होता है वो हम यहाँ से कवर करते हैं, ठीक है ना। बेसिस ऑफ कंपेरिजन, कंपेयर करते हैं तो देखो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू कितनी होती है। तो मिनिमम नेफ्ट में क्या है, हम मिनिमम 1 रुपया भी कर सकते हैं नेफ्ट के थ्रू, और जब हम आरटीजीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे हम मिनिमम जो है वो कितना अमाउंट होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। और आईएमपीएस के थ्रू भी 1 रुपया हो मिनिमम तो कर सकते हैं। सिंपली बात याद रखनी है हमें, आरटीजीएस में लिमिट हमारी 2 लाख से कम पैसा ट्रांसफर नहीं होता, बट नेफ्ट और हम आईएमपीएस के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे 1 रुपये तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें अवेलेबल की, तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं नेफ्ट के थ्रू, और इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। बट हम अगर आईएमपीएस कर रहे हैं तो वो केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होता है। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, बट हम आईएमपीएस में जो 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट जो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी बंदे को, किसी भी अदर व्यक्ति को, ठीक है ना। सेटलमेंट टाइप की बात करें तो इसमें जो वो 30 मिनट लग जाती हैं समथिंग, और इसमें रियल टाइम, ये है ना आरटीजीएस, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये रियल टाइम में हो जाता है और ये भी रियल टाइम में हो जाता है आईएमपीएस, ठीक है ना। इसका भी नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है ना। तो ये भी रियल टाइम होता है। बट हम नेफ्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो आधा घंटा जो है वो ये पेमेंट होने में ले लेता है, सेटलमेंट होने में, ठीक है ना। इनवर्ट ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, या वो सॉरी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही आरटीजीएस में चार्ज लगता है, ना ही नेफ्ट में। और अगर हम बात करें आईएमपीएस में तो यहाँ पे डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर बैंक एंड पीपीआई, इसमें क्या है चार्ज लगता है वो अदर बैंक के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हम मान लीजिए वॉलेट से अगर हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि पे नियर बाई और ये सारे ऐप होते हैं ना, जैसे कि आधार से पेमेंट हम निकालते हैं, तो जब भी हम आधार से पेमेंट निकालते हैं किसी भी शॉप पे जाके, तो वो पैसा क्या है, हमारा जो पैसा होता है फिंगर लगाने के बाद तो उनके वॉलेट में जाता है। जब वो वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो वहाँ पे आईएमपीएस का चार्ज लगता है। तो उस चार्ज में क्या है वो अलग अलग बैंकों के हिसाब से सेट होता है, तो इसमें जो है वो चार्ज देना पड़ता है इनको। बात करें हम यूपीआई और नेफ्ट की, यूपीआई क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है। यूपीआई में देखो वर्क ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, अवेलेबल 24 आवर 7 डेज, ठीक है ना। और नेफ्ट, अच्छा पूरा इसी को पढ़ लेते हैं पहले, ये एक एक करके कंपेयर करते हैं। अच्छा, और जो नेफ्ट में क्या है, कैन टेक अप टू 12 आवर ऑफ फंड ऑफ ट्रांसफर। नेफ्ट में क्या है, यानी कि ये तो सर्विस 24 घंटे उपलब्ध है साथ, और इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। बट नेफ्ट में बात करें तो 12 आवर वो लग जाते हैं फंड ट्रांसफर के बाद सेटलमेंट होने में, ठीक है ना। अगर हम बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम एनी बैंक यूपीआई ऐप, किसी भी बैंक यूपीआई से हम कर सकते हैं, यानी कि एक यूपीआई से हम किसी भी यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट ट्रांजेक्शन, और जब हम नेफ्ट की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड फ्रॉम द सेंडर रेमिटेड बैंक ऐप, यानी कि बैंक की तरफ से जो बैंक के जो ऐप होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जाता है जो, और यहाँ पे ऐसा कोई बंदिश नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा, यूपीआई की बात करें तो बोथ पेमेंट एंड कलेक्शन ट्रांजैक्शन आर पॉसिबल होते हैं, और यहाँ पे ओनली पेमेंट ट्रांजैक्शन पॉसिबल होते हैं, यानी कि पेमेंट करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही। और यहाँ पे यूपीआई से हम देखो पेमेंट भी कलेक्ट कर लेते हैं, और पेमेंट कलेक्ट करने के साथ साथ पेमेंट को हम यानी कि पेमेंट भी कर सकते हैं और
कैश को कलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि मनी रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे केवल पेमेंट करने के लिए ही नेफ्ट को यूज किया जाता है, यहाँ पे रिसीव करने के लिए पेमेंट को इसको यूज नहीं किया जाता है। जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है 1 लाख से ज़्यादा हम यूपीआई के थ्रू जो वो एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही रिसीव कर सकते। बट नो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है नेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे हम तो कोई लिमिट नहीं होती है 1 डे की, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम यूपीआई की बात करें तो ट्रांजेक्शन कैरी आउट ओनली यूजिंग योर यूपीआई आईडी, हमारी यूपीआई आईडी के थ्रू अदर बंदे की यूपीआई आईडी में ट्रांसफर होता है और उसी के थ्रू रिसीव होता है। बट अगर हम बात करें नेफ्ट की तो रिड्यूस होता है पेपर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंशन, ठीक है ना। और यूपीआई में इजी ट्रांसफर होता है विद द वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू और रिक्वायर्ड आईएफएससी। अगर हम नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर तो चाहिए हमें, उसके साथ साथ आईएफएससी कोड चाहिए और ब्रांच स्पेसिफिक होना चाहिए कि एसबीआई है या पंजाब है या कौन सी बैंक जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कवर करने वाले हैं। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।